नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपठित पद्यांश के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले इसके अर्थ के बारे में जान लेते हैं कि अपठित पद्यांश है क्या। काव्य का ऐसा अंग जिसका पहले अध्ययन ना किया गया हो वह अपठित पद्यांश कहलाता है। अपठित पद्यांश के अंतर्गत भाषा, शैली, अलंकार, कविता, कठिन शब्दों, पर्यायवाची को विद्यार्थियों के लिए जानना आवश्यक होता है। सबसे पहले ये बता देते हैं कि अपठित पद्यांश को हल करने का जो एक चरण होता है वह कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि अपठित पद्यांश को जब हम पढ़ते हैं तो कम से कम उसको पढ़ते समय 1-2 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर 1-2 बार पढ़ने में भी हमें उसका भावार्थ समझ नहीं आ रहा तो एक बार और पढ़ना चाहिए। तो और एक चीज़ और भी है कि एकाग्रता बहुत ज़रूरी है पद्यांश को पढ़ने के लिए। एकाग्रता होगी तभी आप ध्यान से उसको समझ पाएंगे। और उसके बाद क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं तो जो हमारे कठिन शब्द हैं, अलंकार हैं, इन सबको हमको अंडरलाइन करते ही जाना है। और जो व्याकरण से संबंधित कुछ कठिन शब्द होते हैं उनको भी हमें अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कठिन शब्द दिया है, आपको जब उसको हल करने के लिए आएगा तो उससे संबंधित प्रश्न ये आ जाता है कि इस शब्द का अर्थ या भावार्थ बताइए। तो हमें उन शब्दों को भी रेखांकित करना है। उसके बाद क्या है, जब हम प्रश्न उत्तर को हल करेंगे तो हल करते समय हमको ये ज़रूरी है होना चाहिए कि हम जो हमें कवि उस पद्यांश में कह रहा है उसी के अंतर्गत ही हमें उसका जो उत्तर है वह निर्धारित करना चाहिए, ना कि इधर उधर से अपनी भाषा को जोड़ के हमें उत्तर देना चाहिए। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम पद्यांश में ही उसका अर्थ ढूंढकर उत्तर दे सकें। और अंत में एक बार और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हम हल करेंगे पद्यांश को, तो जब हमारा पद्यांश के जो प्रश्न उत्तर हैं हल हो जाएंगे तो उस समय हमें जब हल होने के बाद एक बार दोबारा से प्रश्न उत्तरों को जांचना चाहिए। तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप चाहें तो उसका बाद में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उनको हम कैसे हल करेंगे अब हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहली है पद्यांश के भावार्थ को। भावार्थ मतलब जो उन पंक्तियों में कहा गया है, यानी मूल तत्व क्या है। तो पद्यांश के भावार्थ को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर पद्यांशों में ही ढूंढने चाहिए। मतलब हमको जो भी अंश दिया गया है उसी के अंदर हमें प्रश्न जो दिए जाएंगे उनके उत्तरों को उसी के अंतर्गत ढूंढना है। दूसरा क्या है, शीर्षक के चयन के दौरान इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पद्यांश के मूल भाव को प्रकट करता हो। जब भी आपको कोई भी पद्यांश हो चाहे गद्यांश हो उसमें एक शीर्षक जरूर ऐसा प्रश्न होता है कि आप इसका जो पद्यांश है या गद्यांश है उसका शीर्षक बताइए। तो शीर्षक हमें ऐसा चुनना चाहिए जो बात उस पद्यांश में कही गई है, जो हमें मूल भाव मतलब उसका जो मूल है पद्यांश का वह निकल कर आता हो। तीसरा क्या है, कवि के विचारों को ध्यान में रखकर ही सर्वाधिक उचित विकल्प का चुनाव अपने उत्तर के रूप में करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें पद्यांश दिया गया है तो उस पद्यांश में जो कवि कहना चाह रहा है कवि के नज़रिए से ही हमें सोचना चाहिए और फिर उसी के अनुसार ही हमें उत्तर देने चाहिए, ना कि हम अपना उसमें कुछ जोड़ दें। चौथा है पद्यांशों के कठिन शब्दों को समझने के लिए काव्य के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने उत्तर का चयन भी करें। मतलब कहने का यहाँ
तात्पर्य ये है कि जो कठिन शब्द उसमें दिए होते हैं, जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हैं या कुछ दिए हैं, तो जो काव्य के संदर्भ में दिए जाते हैं तो उनको पहले हमें समझना चाहिए। कभी कभी ये होता है एक दो हमें शब्द समझ नहीं आते, तो हमको जो पद्यांश दिया गया उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो हमको अर्थ समझ में आने लगता है, तो उसी के अनुरूप ही हमें उत्तर का चयन करना चाहिए। अब है 5वां, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प को एक बार फिर से पढ़ लेना चाहिए। जो हमने प्रश्न के उत्तर दिए हैं उनको एक बार जरूर जांचना चाहिए कि हमने पद्यांश के अनुसार ही उत्तर दिए हैं या नहीं। छठा क्या है, सही उत्तर के विकल्प का चुनाव करते समय एकाग्र होना चाहिए तथा प्रश्न की प्रकृति पूरी तरह से स्पष्ट होने पर ही विकल्प का चयन करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम उत्तर का चुनाव करते हैं, किसी भी प्रश्न के उत्तर का चुनाव हमें करने से पहले एकदम ध्यान से सोचना चाहिए कि क्या यही उत्तर है, कोई अन्य उत्तर तो उसमें नहीं छुपा हुआ है, और फिर उस प्रश्न का मतलब प्रकृति मतलब क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार हमें जो विकल्प का मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें से एक चुनना होता है, तो उसमें से एक हमें चुनना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा कि प्रश्न उत्तर को हम अपठित पद्यांश के कैसे हल करेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक अपठित पद्यांश लिया है जिसको मैं पढ़ूंगी। हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो इसलिए मैं पढ़ूंगी, उसके बाद मैं आपको इसके जिस तरह से प्रश्न उत्तर अपठित पद्यांश में आते हैं, तो मैंने 3 यहाँ प्रश्न लिए हैं, आते 5 हैं लेकिन बोर्ड पे स्पेस ना होने के कारण मैंने 3 ही लिखे हैं। तो मैं इसको पढ़ने जा रही हूँ। जब भोर में पहुंचा था मेड़ पर, अरहर और मसूर तुषार से जल गई थी, खेत पर शाम तक हरी भरी खेत की फसलें रात के तुषार में मर गई थी। अब देखिए मैंने यहाँ तक पढ़ा, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये शब्द है एक मेड़ और उसके बाद तुषार, ये कठिन शब्द हैं, उनको अंडरलाइन मैंने किया है। ऐसे ही पढ़ते समय मैं अंडरलाइन करूँगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो कठिन शब्द हैं और जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है उसको अंडरलाइन हमें करना है। रात के तुषार में मर गई थी, गेहूं भी बर्बाद हो गया, घबराहट से चेहरा हो गया पीला, सपने सब बिखर गए, अब तो रास्ता कटीला, जीभ सूख गई, गर्दन लटक गई, पूरे साल की कल्पना यात्रा एक रात में भटक गई। अब हम इसको अंडरलाइन करेंगे, पूरे साल की कल्पना यात्रा। और मायूस होकर घर आया मैं, पत्नी ने उत्साहित होकर अगले माह बेटी के पक्याद का याद दिलाया। भीतर से माँ बोली, बेटा समय किसने देखा है, जितना जल्दी कर दो वही चोखा है, अब और नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, बस इसी साल फसल आने पर कर देना नातिन के हाथ पीले, नातिन के पीले हाथ। किसान फिर चकरा कर अंदर से रोया, पर ऊपर से मुस्कुराया, दूध का गिलास हाथ से छूट गया, सपनों के कांच का महल टूट गया, अब कैसे चुकेगा कर्ज। ये हमारी काव्य की पंक्तियाँ थीं। इससे संबंधित प्रश्न उत्तर मैंने लिखे हैं। पहले हमें जो पद्यांश मिला है, पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि जो ये व्यथा है किसकी है। तो इसको जानने के लिए जैसे हमने पढ़ा है मेड़, अरहर, मसूर, फसलें, ये सब वर्ड आए हैं, तो ये एक व्यथा है किसान की। क्योंकि मेड़ शब्द क्या है,
जब खेत एक जैसे किसी का खेत, दो लोग हैं, उनका खेत जब जुड़ता है तो वहाँ पे एक मेड़ बनाई जाती है जो कि कच्ची होती है। लोग उसी मेड़ के रास्ते एक दूसरे के खेत पे जाते हैं। जब भोर में पहुँचा था मेड़ पर, मतलब मेड़ पर जाकर वह अपने खेत में पहुँचा। अरहर और मसूर, तुषार, यहाँ देखिए तुषार कठिन शब्द आया है। तो तुषार क्या है? तुषार रात के समय जब मतलब वायुमंडल में हवा नमी आ जाती है और अधिक ठंड के कारण वही नमी जब नीचे गिरती है तो वह बहुत मतलब आप उसको ओस भी नहीं कह सकते हैं और बर्फ़ भी नहीं कह सकते। ठंड के मारे पत्ते और फसल खराब हो जाती है। इतना मतलब ये कह लीजिए हल्की नमी वाली बर्फ़ कह सकते हैं उसको। तो तुषार उस चीज़ को कहते हैं। जल गई थी यहाँ पे मर गई थी। खेत पर शाम तक हरी भरी खेत की फसलें रात के तुषार में मर गई थी। देखिए फिर वही मैंने बताया ना, जलने का मतलब मर गई थी। शाम को हरी भरी मतलब शाम जब थी, मतलब हल्की हल्की धूप रहती है, शाम होते होते वही ठंड बढ़ जाती है रात में, और रात में इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी कि जो उसकी हरी भरी शाम को फसल थी वह बर्बाद हो गई। गेहूं भी बर्बाद हो गया। फसल क्या थी? गेहूं, मसूर। घबराहट से जब बर्बाद उसने देखा तो घबराहट से उसका चेहरा कैसा हो गया? पीला। अब तो रास्ता कटीला, जीभ सूख गई। अब उसने सोचा ये मतलब पूरा साल कैसे कटेगा, तो उसके कांटों भरा रास्ता उसको नजर आने लगा। उसको चेहरा पीला हो गया जिसके कारण उसकी सी मतलब पसीना आ गया, लेकिन जीभ उसकी सूख गई। गर्दन लटक गई। पूरे साल की कल्पना यात्रा एक रात में भटक गई। मतलब पूरे साल जो उसने सोचा था ये करेंगे वह सब भटक गई, मतलब बिखर गया। पत्नी ने उत्साहित होकर, पत्नी ने उत्साह मतलब उसको तो पता नहीं था, इसलिए उत्साह होकर उसने पूछा, अगले माह बेटी के पकियात का याद दिलाया। मतलब अगले माह बेटी के पकियात यानी पक्की याद, जो पक्का वादा कह सकते हैं, उसका याद दिलाया। कुछ जो भी वादा उसने किया। भीतर से माँ बोली, बेटा समय किसने देखा है? माँ को तो पता चल गया, जब बाहर से वो अंदर गया था तो माँ को बता के ही गया होगा। तो माँ बोली, बेटा समय किसने देखा, मतलब ये समय जो आया था वह किसने देखा है, चला जाएगा। कहने का तात्पर्य जितना जल्दी कर दो वही चौका, मतलब जितना जल्दी जो हो जाता है वह अच्छा हो जाता है। अब और नहीं सुनूंगी तुम्हारी बात, बस इसी साल फसल आने पर कर देना नातिन के पीले हाथ। किसान फिर चकरा कर अंदर से रोया। फिर उसको इतना ज़्यादा ये सुना कि अभी उसकी शादी करनी है तो उसको फिर से चक्कर आया, मतलब घबरा गया, पर ऊपर से मुस्कुराया। लेकिन अंदर की बात उसने घर की स्त्रियों को ना बता के मुस्कुराया। दूध का गिलास हाथ से छूट गया। इस घबराहट में उसकी पत्नी ने उसको दूध का गिलास दिया हुआ था, वह घबराहट में छूट गया। सपनों के कांच कमल, उसने कुछ सपने बनाए थे कि साल भर में ये करेंगे, तो वह सब टूट गए, बिखर गए। अब कैसे चुकेगा कर्ज? किसान महाजन से कर्ज लेता है, तो अब वो ये सोचा ये सब कैसे होगा। अब यहाँ पे मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, अब हम उसके उत्तर इस में ढूंढेंगे कि इस पद्यांश में इसके उत्तर कहाँ पे हैं। तो पहला प्रश्न है, किसान का चेहरा पीला पड़ने का कारण था। ऑप्शन हमको 4 दिए हैं। पहला है घबराहट और आकुलता, फसल का चौपट होना, बनाई गई योजना निष्फल होना, तुषार का अधिक प्रकोप होना। आपको सारे सही लगेंगे, लेकिन उसका चेहरा जो पीला हुआ वह किस कारण हुआ? वह घबरा गया, आकुलता आ गई उसके अंदर। आपको ये भी सही लगेगा, ये भी, लेकिन फसल का चौपट होना ठीक है, लेकिन जब वो घबराओगे तभी पीला चेहरा हो जाता है। तो यहाँ पे घबराहट और आकुलता, ये हमारा उत्तर है। कुछ लोग ये भी लगाएंगे, लेकिन ये गलत है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, किसान को उसकी माँ के कथन का आशय है।
पहला ऑप्शन दिया है समय यूं ही बीत जाता है, समय बड़ा बलवान है, समय की गति अनिश्चित है, समय पर काम होना चाहिए। तो आप किस पे लगाएंगे? माँ का आशय था कि ये बुरा समय बीत जाता है तो समय यूं ही बीत जाएगा, तो पहला हमारा सही है। अब तीसरा प्रश्न है, कविता में चित्रण है, जो पूरी ये कविता है, ये हमें पद्यांश दिया गया है, इसमें किस बात का चित्रण किया गया है? पहला ऑप्शन दिया है किसान की खेती का, किसान पर प्रकृति प्रकोप का, किसान की दुर्दशा का, और हमारा चौथा है किसानों की स्थिति का। तो इसमें जो चित्रण किया गया है वह किसानों की स्थिति का चित्रण किया गया है, तो हमारा गा वाला किसानों की स्थिति का ये उत्तर सही है। तो अभी हमने अपठित पद्यांश के बारे में डिटेल में चर्चा की, एक मैंने पद्यांश लेकर भी उसको हल करके आपको बता दिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है अपठित गद्यांश का, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है व्याकरण से संबंधित, तो आप हमें कमेंट्स करें, हम उसके पे एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। नमस्कार।